नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आपका टॉपिक विधायी संशोधन, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 1892 के अधिनियम के बारे में, 1909 के अधिनियम के बारे में और 1919 के अधिनियम के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों चर्चा करेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विधायी संशोधन। इसमें सबसे पहले बात करेंगे 1892 के अधिनियम के बारे में। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर जनरल के परिषद के आकार में जो है वृद्धि की गई, जो कि एक मामूली वृद्धि थी। देखिए होता क्या था, गवर्नर जनरल जो भारत में था, जो ब्रिटिश की तरफ से नियुक्त था, उसकी जो है एक उसके पास परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद, जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति जो है उसकी प्रशासन में मदद करते थे। तो उसका आकार जो था उसमें जो है कुछ सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और उसके आकार को थोड़ा बड़ा किया गया। इसका दूसरा प्रावधान था अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो है डायरेक्ट अपनी मर्जी से कुछ व्यक्तियों की जो है नियुक्ति परिषद में कर देता था, लेकिन अब क्या किया, उसने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की। उसके अंतर्गत जैसे कि व्यापार बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड, कुछ शिक्षा केंद्र आदि को जो है उसने अपने प्रतिनिधि का नाम भेजने के लिए अधिकार मिला, जिससे उन प्रतिनिधियों को प्रांत से भेजा जाता था, यानी कि व्यापार बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड के माध्यम से, और उनको जो है गवर्नर जनरल नियुक्त कर देता था। पहले क्या करता था, वो अपनी मर्जी से करता था। तो इसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है शुरुआत मानेंगे। इसके अंतर्गत जो है भारतीयों की तरफ से गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुँचे। बात करें अगर इसके तीसरे सुधार के बारे में, प्रावधान के बारे में, तो इसमें जनहित के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी कि जो लोगों से संबंधित, उनके हितों से संबंधित जो विषय थे उनको जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रश्न पूछने का जो अधिकार दे दिया गया। लेकिन समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। इसके अंतर्गत उस पर जो है कई प्रकार के निर्बंधन लगाए गए। अनुपूरक प्रश्न वह होते हैं जैसे कि आपने कोई प्रश्न पूछा, आपको उसका उत्तर मिल गया, लेकिन उसके जवाब में आप उससे दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछने का अधिकार था, सामान्य तौर पर देखा जाए तो। इसी के साथ बात करेंगे इसके चौथे प्रावधान के बारे में, यानी कि बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का जो है अधिकार दिया गया। यानी कि जो बजट था उसके आप मामूली हिस्से पर जो है चर्चा कर सकते थे, एक बड़े हिस्सों को छोड़ दिया गया जिस पर आपको प्रश्न पूछने का अधिकार या चर्चा करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों ये थे 1892 के अधिनियम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान। चलिए बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले जो थे उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय, इसलिए जो है इस अधिनियम को उस समय मार्ले मिंटो अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के तौर पर देखा जाता है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे तो इस अधिनियम की जो पृष्ठभूमि थी वो था स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन। उसके एवज में जो है ये आया, और इसके पहले जो कांग्रेस के द्वारा जो सुधार की मांग की गई थी उसके एवज में यह आया, और कुछ जो क्रांतिकारी उभार हुआ था उसके एवज में यह आया। इसके कुछ प्रावधान के बारे में बात करेंगे तो पहला इसका प्रावधान है विधायी परिषद का विस्तार, यानी कि जो परिषद थी विधायी उसमें अब जो है 60 सदस्य होंगे, पहले उसमें कम सदस्य थे। देखिए इस विधायी परिषद के विस्तार को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब 1919 का अधिनियम आएगा, आगे हम चर्चा करेंगे, तो उसके अंतर्गत विधानसभा में की जो है स्थापना की गई, तो हम उसे उसकी पृष्ठभूमि के रूप में जो है इसको हम देख सकते हैं। 60 सदस्य जो है इसके अंतर्गत अब हम होंगे। दूसरा इसका प्रावधान था कि इसके तहत बहुमत लेकिन निर्वाचित का नहीं,
यानी कि इसके अंतर्गत जो बहुमत होगा वो होगा भारतीयों का। इसके अंतर्गत जो है भारतीयों का बहुमत होगा, लेकिन निर्वाचित का बहुमत नहीं होगा। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। गवर्नर जनरल होता था एक, उसके नीचे उसकी जो है विधायी परिषद कार्य करती थी। उस विधायी परिषद के अंतर्गत कुछ सदस्य जो है नियुक्त किए जाते थे और कुछ जो है निर्वाचित होते थे। तो जो नियुक्त सदस्य होते थे इनमें कुछ अंग्रेज होते थे और इनमें कुछ भारतीयों को जो है गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और ये जो भारतीय सदस्य होते थे ये ब्रिटिश विश्वास पात्र के ही होते थे, यानी कि विश्वास जो है इनका ब्रिटिश पर ही ज़्यादा रहता था। अब क्या हुआ कि कुछ सदस्य जो है निर्वाचित भी किए गए और ये भारतीय ही थे, क्योंकि ये निर्वाचित होंगे तो भारतीय ही होंगे, सामान्य सी बात है। तो इनका जो बहुमत कैसे हुआ भारतीयों का, कि जो ब्रिटिश जो नियुक्त किए जाते थे, कुछ लोग भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा जो सीधे नियुक्त किए जाते थे उन्हें मिलाकर, और जो सदस्य जो भारतीय अब निर्वाचित होकर आए हैं उनको जो मिला करके जो है अब भारतीयों का जो है बहुमत इसमें स्थापित हो गया। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इसके तहत भारतीयों का बहुमत स्थापित हुआ, लेकिन निर्वाचित का बहुमत नहीं। तो तात्पर्य यह है कि केवल अगर हम निर्वाचित को देखें तो इनका बहुमत नहीं है। अगर इनके साथ हम इन जो नियुक्त किए जा रहे हैं गवर्नर जनरल के द्वारा डायरेक्ट, इनको भी अगर मिला दिए जाएं तो कुल मिलाकर के जो है विधायी परिषद में भारतीयों का बहुमत हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। बात करेंगे इसके तीसरे प्रावधान के बारे में। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की जो है शुरुआत इसके अंतर्गत की गई और प्रांतीय विधायी परिषद के लिए इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। पृथक निर्वाचक मंडल की इसमें व्यवस्था की गई, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल में होता यह था कि जैसे कि आप कैंडिडेट को दो भागों में बांट दीजिए, यानी कि एक सामान्य कैंडिडेट, उसके लिए तो सभी जो है वोट कर सकते थे, लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट होता था जैसे कि मुस्लिम हो सकता था, जो मुस्लिम हो सकता था और उसका जो वोट बैंक था वो भी केवल मुस्लिम ही था, यानी कि उसको केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट और मुस्लिम ही उसको वोट कर सकते हैं। उसके जो है पृथक निर्वाचक मंडल के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का भी जो है अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया और बजट पर चर्चा अभी भी कम ही रही, यानी कि सीमित ही रही। तो ये था 1909 का अधिनियम। अब बात करेंगे हम 1919 के अधिनियम के बारे में। देखिए इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार के नाम से भी जो है जाना जाता है। तात्पर्य इसका वही है कि मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम भारतीय सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे भारतीय वायसराय, जिसके तहत जो है इसको कहा जाता है। बात करें इसके कुछ प्रावधानों के बारे में, तो उसका जो पहला प्रावधान है, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तरों पर जो है निर्वाचित सदस्यों का जो है बहुमत हुआ विधानसभा में। दूसरा है इसका केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और सबसे अहम और प्रमुख बात है इसके अंतर्गत तीसरी, जो कि नरेंद्र मंडल के गठन की जो है इसके अंतर्गत सहमति मिल गई। देखिए नरेंद्र मंडल क्या होता था, नरेंद्र मंडल होता था एक राजाओं का एक चैम्बर, एक ग्रुप, एक समूह, जिसका उद्देश्य क्या था कि जितने भी रियासतों के राजा थे उनको सभी को एक मंच पर, यानी कि एक ग्रुप में इकट्ठा करके उनसे जो है बातचीत करने में आसानी हो। इस प्रकार से जो है उसको नरेंद्र मंडल कहा गया। तो क्या नरेंद्र मंडल का विचार इस समय पहली बार आया था? नहीं, 1876 से 80 के समय में जब लॉर्ड लिटन जो है यहाँ पर थे तो उन्होंने जो है इसका सुझाव दिया था, लेकिन उस समय जो है इसको मान्य नहीं किया गया था। बात करेंगे इसके अगले प्रावधान के बारे में, यानी कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया और पृथक निर्वाचक मंडल का इसके अंतर्गत विस्तार किया गया। यानी कि जो पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से जो प्रावधान 1909 के अधिनियम में केवल मुस्लिमों के लिए किया गया था, अब उसको ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए और आंग्ला भारतीयों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इन लोगों को भी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत जो है नियुक्त किया जाएगा, यानी कि इनको मिलेगा। बात करेंगे अगले प्रावधान के बारे में, तो मताधिकार का विस्तार किया गया, जिसके अंतर्गत महिला मताधिकार को भी जगह दी गई।
बात करेंगे इसके अगले प्रावधान के बारे में, तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का जो है प्रावधान किया गया। द्वैध शासन मतलब दो प्रकार से शासन, इसको हम डायआर्की प्रणाली भी कहते हैं। ये था आपका 1919 का अधिनियम, उसके प्रावधान। अब बात करेंगे दोस्तों 1935 के अधिनियम के बारे में। मोटे तौर पर जो है यह अधिनियम भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से ही प्रभावित था, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत एक भावी संप्रभु संपन्न संविधान का जो है आधार छिपा हुआ था। यह वही अधिनियम है जिसके आधार पर, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान जब बना तो बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है इसके प्रावधानों को भारतीय संविधान में जस के तस ले लिया गया। तो इसलिए भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये भावी संप्रभु संपन्न संविधान का जो है आधार बना। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान थे जिनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि संघ का प्रावधान। ब्रिटिश प्रांत और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, इस प्रकार का जो है इसमें प्रावधान किया गया। और 3 सूचियाँ इसमें बनाई जाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके अंतर्गत जैसे संघ सूची उसमें 59 विषय होंगे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं तो वो वायसराय के पास होंगी। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं कि इस प्रकार की 3 सूचियों का जो है प्रावधान हमारे संविधान में अनुसूची 7 में किया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं आज के समय में केंद्र सरकार के पास होती हैं, उस समय वायसराय के पास थी। बात करें इसके तीसरे प्रावधान के बारे में, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो मैंने बताया था डायआर्की, उसको समाप्त करके केंद्र में प्रारंभ कर दिया गया। बात करेंगे इसके नेक्स्ट प्रावधान के बारे में, तो प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि 11 में से 6 प्रांतों में इसकी शुरुआत की गई, जैसे कि असम, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल और बॉम्बे। इनमें जो है इसकी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 1935 में, और इसी के तहत 1937 में संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के रूप में जो है स्थापित किया गया। दोस्तों ये था 1935 का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम, और हमने चर्चा की 1919, 1909 और 1892 के अधिनियम के बारे में। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपके एग्ज़ाम में जो है इससे भी बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आप हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।